दोस्तों, जब भी कोई हॉस्पिटल में कोई बच्चा जन्म लेता है तो सबसे पहले डॉक्टर उस बच्चे के स्टैटिस्टिक्स को मेजर करता है, जैसे कि उसकी हाइट कितनी है, उसका वेट कितना है, उसकी उंगलियां कितनी हैं और भी कई सारी चीज़ें हैं। और अगर कोई बच्चा इन सारी स्टैटिस्टिक्स को क्वालिफाई करता है देन वो डॉक्टर उस चाइल्ड को हेल्दी डिक्लेयर करता है, आई मीन नॉर्मल डिक्लेयर करता है। अब ऐसा होने के काफ़ी कम चांसेस होते हैं कि वो बच्चा नॉर्मल ना हो, उसमें कोई डिफेक्ट हो, उसकी हाइट एवरेज से कम हो, उसका वेट कम हो या फिर उसकी नंबर ऑफ फिंगर कम हो। लेकिन ये पॉसिबिलिटी काफ़ी लेस होती है क्योंकि नॉर्मल आउटकम मोस्ट कॉमन आउटकम होता है, खासकर उन केसेस में जब हम लार्ज क्वांटिटीज़ में डेटा को देख रहे होते हैं। अब चलिए मैं आपको यहाँ पर कुछ ग्राफ दिखाता हूँ। सबसे पहले ये एक काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का ग्राफ है जो कि मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। इस ग्राफ को ध्यान से देखिए। दूसरा, इस ग्राफ को देखिए, यह थर्मल रेडिएशन का ग्राफ, दरअसल ये वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ का ग्राफ है। अब इस तीसरे ग्राफ को देखिए, ये रेडियो एक्टिव डिके का ग्राफ है। इसी प्रकार जनरल इंटेलिजेंस का ग्राफ है। और लास्ट में आप अलग अलग कंट्रीज़ में सैलरी डिस्ट्रीब्यूशन के ग्राफ को देख सकते हो। तो अब मैं आपसे ये सवाल पूछता हूँ, क्या आपको यहाँ पर कोई पैटर्न नज़र आया? आप कहोगे कि ये सारे ग्राफ दिखने में तो एक जैसे ही हैं। दरअसल ये सारे ग्राफ जो अभी आपने देखे ये कम्प्लीटली डिफरेंट फील्ड से आए हैं, लेकिन इनका डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न सिमिलर ही है। क्या ये बात थोड़ी स्ट्रेंज और अमेजिंग नहीं है? क्या ये चीज़ हमारे नेचर की कुछ हिडन मिस्ट्रीज़ को रिप्रेजेंट करती है? दरअसल ये सारे बेल कर्व हैं और ये नेचर और साइकोलॉजी में काफ़ी जगह पर आते हैं। स्टैटिस्टिक्स में इनको हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन या फिर गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। इसका प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है और नेचर के मोस्ट ऑफ द फिनोमिना नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व यानी कि बेल कर्व को ही फॉलो करते हैं। लेकिन आखिर ऐसा क्यों? वैसे तो ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन इसके आंसर में काफ़ी ज़्यादा मैथमेटिकल डिटेल छुपी हुई हैं। अब ये देखिए कि किसी भी चीज़ का स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा कुछ ना कुछ डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है। इसको हम रैंडम वेरिएबल बोलते हैं। अभी रैंडम वेरिएबल कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कि एक कॉइन को टॉस करने पर हेड या टेल आएगा, डाइस को रोल करने पर 1 से लेकर 6 तक कुछ भी नंबर आ सकते हैं। मेजरमेंट एरर हो सकता है जब भी आप किसी की हाइट को मेजर करते हो, किस डायरेक्शन में स्पिनर रुकेगा जब आप उसको स्पिन करते हो। और भी रैंडम वेरिएबल के कई सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। मतलब आसान शब्दों में रैंडम वेरिएबल ऐसे केसेस को कहा जाता है जहाँ पर आपके पास मल्टीपल पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं, लेकिन जब आप मेजरमेंट करते हो देन आपके पास केवल एक ही आउटकम मिलता है और वो आपका आंसर होता है। अभी देखिए, ये मैटर नहीं करता कि आपके हर एक आउटकम की क्या पॉसिबिलिटी है। ये मैटर नहीं करता कि आपके पास कॉइन फेयर है या फिर बाइस्ड है। ये मैटर नहीं करता कि आपका आउटकम डिस्क्रीट है या फिर कंटिन्यूस है। डिस्क्रीट जैसे कि एक डाइस जिसके अंदर 1 से लेकर 6 तक कोई भी आउटकम हो सकता है, और कंटिन्यूस आउटकम का एग्जाम्पल आप एक स्पिनर को समझ सकते हो जो कि 0 से 360 डिग्री तक किसी भी डायरेक्शन में रुक सकता है। तो जब आप इनका मेजरमेंट लेते हो तो आपका सैंपल हमेशा नॉर्मल बेल कर्व यानी कि गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन को ही फॉलो करेगा। इनफैक्ट हर एक बेल कर्व जो आप देख सकते हो मैथमेटिकली, वो सिंपली स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के स्केल्ड वर्जन होते हैं। मीन्स आप इनकी रीस्केलिंग भी कर सकते हो। अभी मैं आपको एक एनिमेशन दिखाता हूँ। इसमें हमने कई सारे स्मॉल पार्टिकल को कई सारे बैरियर में से पास कराया जो कि इक्वली स्पेस्ड हैं। दरअसल इस सेटअप को गैल्टन बोर्ड बोलते हैं। तो जब भी हम इन स्मॉल पार्टिकल्स को इन बैरियर में से ड्रॉप करते हैं तो हर एक ट्रायल के बाद हमको गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन ही देखने को मिलता है। मतलब ऑलमोस्ट हर एक चीज़ नेचर में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ही शो करती है। अभी सपोज कीजिए आपके पास एक डाइस है जिसकी 6 साइड होती हैं। अब आप उसको एक बार रोल करते हो और आप ये जानते हो कि यहाँ पर 6 पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं, और वो आउटकम आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। 1 से लेकर 6 तक नंबर आने के क्या चांसेस हैं, और हर एक नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी 16.66% है। अब इन सारी पॉसिबिलिटीज़ को अगर आप ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करो देन इमीडिएटली आप ये देखोगे कि यहाँ पर नॉर्मल बेल कर्व देखने को नहीं मिला। इंस्टीड आपको एक फ्लैट कर्व देखने को मिला जिसमें हर एक नंबर की सेम प्रोबेबिलिटी है। ऐसा इसलिए कि भले ही हमारा सिंगल डाइस का रोल करना एक रैंडम वेरिएबल है,
लेकिन ये गॉसियन रैंडम वेरिएबल नहीं है, इसके पास कोई नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है सिंगल आउटकम के लिए। लेकिन चलिए अब हम इसको एक स्टेप थोड़ा आगे लेकर चलते हैं। तो सपोज अब हमने 2 डाइस को रोल किया, तो ऐसे केस में आपके पास टोटल नंबर 2 से लेकर नंबर 12 आ सकते हैं। अब आप अपनी स्क्रीन पर हर एक नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी देख सकते हो। नाउ अगर आप इसका ग्राफ प्लॉट करो देन आपको फ्लैट कर्व देखने को नहीं मिलेगा, बल्कि आप देखोगे कि ये थोड़ा थोड़ा बेल कर्व के जैसा दिखने लगा। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हमको दिखाई देने लगा। इनफैक्ट आप जितना ज़्यादा नंबर ऑफ डाइस को इंक्रीज करते जाओगे आपका ग्राफ नॉर्मल कर्व जैसा दिखने लगेगा। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो, हमने यहाँ पर नंबर ऑफ डाइसेस को इंक्रीज किया तो हमारा ग्राफ का बिहेवियर कैसा दिख रहा है। अभी देखिए मैं आपको क्लासिक एग्जाम्पल बताता हूँ जो कि गॉसियन रैंडम वेरिएबल को फॉलो नहीं करता, और वो है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ये स्पेशल केस तब आता है जब आपके पास केवल 2 पॉसिबल आउटकम हो और दोनों आउटकम इक्वली प्रोबेबल हो। जैसे कि कॉइन में हेड और टेल। सपोज आप एक कॉइन को फ्लिप करते हो तो या तो आपके पास हेड आएगा या फिर टेल आएगा। तो अगर आप एक कॉइन को टॉस करते हो तो एवरेज वैल्यू क्या होगी सारे पॉसिबल आउटकम की? वो होगी हाफ, मतलब हाफ हेड या फिर हाफ टेल, जो कि सिंगल कॉइन फ्लिपिंग के दौरान हाफ हेड या फिर हाफ टेल होने के चांसेस 0% है, क्योंकि या तो फुल टेल आएगा या फिर फुल हेड आएगा, हाफ जैसा कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर आप सिंगल कॉइन की जगह 2 कॉइन को फ्लिप करते हो देन आपके पास 2 हेड आने के 1/4 चांस होंगे एंड 2 टेल आने के 1/4 चांस होगा। मतलब सेकंड कॉइन को मिक्स करने से 50% चांस हो जाता है आपके पास एक हेड या फिर एक टेल आने का, जो हाफ हेड एंड हाफ टेल की एवरेज वैल्यू है। अगर आप और भी ज़्यादा कॉइन्स को फ्लिप करो और अगर आप टेल को 0 असाइन कर दो और हेड को 1 असाइन कर दो, तो जब आप फ्लिप कॉइन की एवरेज वैल्यू निकालोगे तो वो 0.5 आती है, हाफ हेड एंड हाफ टेल। मतलब यहाँ पर एवरेज वैल्यू के अराउंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और जितने ज़्यादा कॉइन हम फ्लिप करेंगे उतना ज़्यादा स्मॉल स्टैंडर्ड डेविएशन आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अराउंड देखोगे। और ये चीज़ सारे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के साथ काम करती है। इनफैक्ट अगर चांसेस 50% ना भी हों तब भी। और ये कोई अप्रॉक्सीमेट प्रॉपर्टी नहीं है, बल्कि ये 18वीं सेंचुरी में प्रूव हुआ मैथमेटिकल थ्योरम है, और आज इसको डी मोवरे-लाप्लास थ्योरम कहा जाता है। अभी ऐसा देखा गया है कि जो एग्जाम्पल हमने देखे, जैसे कि गॉसियन रैंडम वेरिएबल या फिर डाइस का रोल करना या फिर लार्ज नंबर ऑफ कॉइन्स को फ्लिप करना या फिर मोर जनरल डी मोवरे-लाप्लास थ्योरम, ये सारे एक जनरल मैथमेटिकल थ्योरम के स्पेशल केसेस हैं जिसको कहा जाता है सेंट्रल लिमिट थ्योरम। देखिए इसको आप ऐसे समझ सकते हो, मान लीजिए हमारे पास एक काफ़ी बड़ा डेटा है, मान लीजिए पॉपुलेशन का डेटा। तो अब अगर हम उसमें से कई सारे सैम्पल स्पेस को कलेक्ट करें, मान लीजिए हम 10 सैम्पल स्पेस निकालते हैं जिसके अंदर अलग अलग एलिमेंट हो सकते हैं। मान लीजिए किसी के अंदर 100 एलिमेंट है, किसी के अंदर 500 एलिमेंट है। तो अगर आप हर एक सैम्पल स्पेस के एलिमेंट्स का एवरेज लेते हो, तो जैसे आपने 10 सैम्पल स्पेस लिए हैं तो आपके पास 10 एवरेज वैल्यू आएंगी, और अगर आप इन 10 एवरेज वैल्यू को प्लॉट करो तो आप ये पाते हो कि ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेंगे। और ये चीज़ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और बेल कर्व की ओर क्लोज हो जाती है जैसे जैसे हम अपने सैंपल के साइज को बढ़ाते हैं। भले ही हमारे ओरिजिनल डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल ना हो तब भी ऐसा होता है। ये सेंट्रल लिमिट थ्योरम हमको बताता है। मैथमेटिकली आप इसके कई सारे एग्जाम्पल को देख सकते हो, और कई सारे मैथमेटिशियन ने 1937 में इस सेंट्रल लिमिट थ्योरम को जनरलाइज वर्जन बनाने की कोशिश की, और फिजिक्स में कई सारी जगहों पर आपको ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा, जैसे कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था। तो मतलब ये चीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि कोई भी रैंडम वेरिएबल अगर हम उसको कई बार सैंपल करते हैं तो वो बेल कर्व को प्रोड्यूस करेगा। ये मैथमेटिक्स का एक काफ़ी सिंपल और प्योर फैक्ट है, और ये चीज़ मैथमेटिशियंस और साइंटिस्ट के द्वारा काफ़ी लंबे समय तक एप्रिसिएट नहीं की गई। अब देखिए मैं आपको एक नेम बताता हूँ, मैंडलब्रॉट, जिन्होंने फ्रैक्टल्स को डिस्कवर किया था। उन्होंने दुनिया को वार्निंग दी कि फाइनेंशियल प्रोसेस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो नहीं करती। इनफैक्ट उन्होंने ये बताया
कि फाइनेंशियल प्रोसेस रैंडमनेस का क्लासिकल एग्जाम्पल है जिसके अंदर इनफाइनाइट वेरिएंस हो सकता है, पर पूरी दुनिया ने उनकी इस बात को इग्नोर किया क्योंकि उस समय नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हमारे मॉडल के साथ बिल्कुल फिट बैठता था, उसका काफ़ी ज़्यादा मैथमेटिकल सपोर्ट भी था, तो इसलिए उनके मॉडल को इग्नोर किया गया और नॉर्मल मॉडल के साथ काम किया गया अपने रिस्क को कैलकुलेट करने के लिए। इसके कारण फाइनेंशियल वर्ल्ड में रिस्क को अंडर एस्टिमेट किया गया, जिसका रिजल्ट हमने 2008 में हुई रिसेशन में देखा था और मैंडलब्रॉट की डेथ 2010 में हुई। मतलब उन्होंने इंसानों की इस सबसे बड़ी गलती को देखा जिसकी वार्निंग उन्होंने पहले ही दे दी थी। तो गाइज, ये सब था आज की वीडियो में। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली कोई वीडियोस और अपडेट आपसे मिस ना हो पाए।